सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हम अक्सर बड़े बड़े रहनुमाओं के किस्से सुनते हैं, कहानियां सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, उनकी बहादुरी और कायदाना सलाहियतों को याद करते हैं। और दुनिया में ऐसे कई बड़े रहनुमा गुजरे हैं जिनका तस्करा आज भी तारीख की किताबों में मौजूद है। उनकी पूरी ज़िंदगी आप कह लें कि जिद्दोजहद का दूसरा नाम थी। ऐसे अफराद जिनके कारनामों को तारीख की किताब में सुनहरे हरूफ से, बाकायदा सुनहरी हरूफ से तहरीर किया गया, वो जब तक ज़िंदा रहे अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैदान अमल में रहे। वो जब तक ज़िंदा रहे बहादुरी से हर मुश्किल का मुकाबला करते रहे, जेलें काटी, गिरफ्तारियाँ दी, लेकिन राह फरार इख्तियार नहीं की। लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार किया तो सबसे पहले खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया, आगाज़ खुद से किया। अपने अवाम को अगर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए आमादा किया तो सफ़े अव्वल में खुद खड़े दिखाई दिए। और मौत के वक्त भी उनकी जो बातें हैं उसमें अपने मुल्क और कौम की फ़िक्र बाकायदा दिखाई दी, सुनाई दी। उनकी आंखों में कुछ ऐसे मज़ीद ख्वाब दिखाई दिए जिनको पूरा करके वो अपनी सरजमीन से वफ़ादारी का हक़ अदा करना चाहते थे। नेल्सन मंडेला, उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और इसके लिए उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। 1994 में रिहाई के बाद वो मुल्क के पहले स्याह फाम सदर बने। 1960 में जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्त हुकूमत ने 69 बिल्कुल सही सुना आपने, 69 स्याह फाम अफराद को गोलियों से भून दिया, जो पुरअमन मुज़ाहमत का खात्मा साबित हुआ। और उस वक्त ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नायब सदर थे ये नेल्सन मंडेला। उन्होंने मुल्क की मईशत के सबूताज की मुहिम चला दी। और फिर हुआ क्या, मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद कमरा अदालत में उन्होंने खुद अपना दिफा किया। और कैसे, क्या कहते हैं, कहा कि मैं एक मिसाली जमहूरियत और आज़ाद मुआशरे का ख्वाहिशमंद हूँ जिसमें तमाम लोग एक साथ अमन से ज़िंदगी गुजार सकें और उन्हें एक जैसे मौके मुयस्सर हों, एक जैसे। ये मेरा तसव्वुर है जिसको मुकम्मल करने के लिए मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमरीकी शहरी हुकूक की मुहिम का एक अहम रहनुमा, कहने अहम तरीन रहनुमा, जिसने अमरीका में स्याफामों को बराबरी के हुकूक दिलाने के लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाई। 1955 से 1965, 10 साल, 1955 से 1965 के दरमियान उन्हें 30 बार गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा। लेकिन क्योंकि वो एक लीडर था और उसके किसी भी अमल से उसकी कौम का हौसला टूट सकता था, वो झुका नहीं। उसने कैद में तमाम मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी कौम के मुफाद के ख़िलाफ़ कोई एक मुतालबा भी नहीं माना। लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951 उन्हें रावलपिंडी के एक जलसे के दौरान गोली मार दी गई। उनके आखिरी अल्फाज थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान जैसी नेमत नसीब हुई, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी सलाहियतों का एतराफ़ दुनिया आज भी करती है। जब पाकिस्तान का क़याम अपनी तकमील के मराहिल में दाखिल हो रहा था तो कायद आज़म को ये मालूम हुआ कि उनको आखिरी स्टेज की TB हो चुकी है। कायद आज़म के पास वक्त भी था कि वो उसका इलाज किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में जाकर करवाएं, लेकिन उन्होंने इलाज तो दूँ, अपनी बीमारी का जिक्र तक किसी से नहीं किया। वजह पता है आपको क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो ख्वाब वो अपनी कौम की आंखों में सजा चुके थे, जिस वतन को हासिल करने का कायद आज़म ने अपनी कौम से वादा किया था, जिस जिद्दोजहद के बदले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को यकीन दिलाया कि मंजिल तुम्हारी है, कहीं वो ख्वाब चकनाचूर ना हो जाए, कहीं वो वादा वफा होने से पहले टूट ना जाए, कहीं क़याम पाकिस्तान की राह में उनकी बीमारी रुकावट ना बन जाए। इसलिए कायद आज़म ने अपनी बीमारी दुनिया से छुपा कर रखी, जिसे बाद में, आपको पता है, बाद में इसे बेस्ट केप्ट पॉलिटिकल सीक्रेट का नाम दिया गया। ये वो कौमी रहनुमा थे जिनका ज़िंदगी के आगाज़ से मौत तक सिर्फ एक मकसद था,
अपनी कौम के लिए कुछ करके जाना। इसलिए उन्होंने दिलेरी से ज़िंदगी गुजारी, जवामर्दी से हर मुश्किल का मुकाबला किया, कैद काटी, सोबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी कौम का हौसला टूटने ना दिया। पाकिस्तान ऐसे अजीम रहनुमाओं की कोशिशों का नतीजा है। बिल्कुल, ये अजीम रहनुमा ना होते तो पाकिस्तान ना होता। लेकिन इसके बावजूद हम अगर अपने आप को देखें तो बाहैसियत एक कौम, बाहैसियत एक माशरा, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर हम बेहिस, गैर जिम्मेदार, मुफाद परस्त और कोरोना के बाद से जो सूरत हाल है उसे देखकर तो ये कहना पड़ेगा कि जाहिल वाकई होते हैं। बाप अपने बच्चों का दुश्मन बना हुआ है, बच्चे मरते हैं मर जाएं, लेकिन अब्बा दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने ज़रूर जाएगा। माँ को शॉपिंग पर जाना लाजमी है, चाहे कोरोना घर में ले आए। ज़माने को क्या मुंह दिखाएंगे, खुशियाँ कैसे मनाएंगे। इसलिए शादी की तकरीबात ऐसे करनी है कि उसके बाद चाहे कुछ दिन बाद घर में सफ़े मातम बिछ जाए। कोरोना क्या है, जब तक अपने प्यारे को तड़पते मरते ना देख लें, कोरोना की मौजूदगी पर यकीन नहीं आएगा। खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। हम तो इतने बदकिस्मत हैं कि हमारी नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है। हम प्यार में ही एक दूसरे की जान से खेल जाते हैं। खैर, बात हो रही थी दुनिया के उन बड़े रहनुमाओं की जिनका ज़िक्र, जिनका तज़किरा हमारे आज के रहनुमा अपनी सियासी तकरीरों में आप अक्सर देखते होंगे कि करते हैं। कोई तैयब उर्दुगान का नाम लेता है, कोई नेल्सन मंडेला बन जाता है, मतलब डायरेक्ट ही कह देते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला से कम हूँ या ये नेल्सन मंडेला है। कोई कायद का पाकिस्तान बनाना चाहता है तो कोई लियाकत अली खान के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, बल्कि कहते हैं हम चल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? क्योंकि हमारे रहनुमा भी हम में से हैं और हम जैसे ही हैं, तो बातें तो वो भी हमारे जैसी बड़ी ही करते हैं, लेकिन जब कौम के लिए कुछ करने का वक्त आता है तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। कायद आज़म, लियाकत अली खान, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, ये वो रहनुमा थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी कौम को छोड़ा नहीं, भागे नहीं, राह फरार इख्तियार नहीं की, जिन्होंने अपनी कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया कभी, झूठी बातें नहीं की कभी, जिन्होंने सियासत को कारोबार नहीं बनाया, जिन्होंने अपनी कौम को बाहर निकलकर राह फरार इख्तियार नहीं की, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेला। और हमारे मौजूदा रहनुमा जो खुद को कायद आज़म सानी समझते हैं, उनका हाल ये है कि कौम को अपनी ढाल बनाने के लिए बयानात कुछ ऐसे देते हैं। देखिए ज़रा, शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आने से पहले का बयान है, जब उनको अचानक ये मालूम हुआ था कि कोरोना सिर्फ पाकिस्तान पर हमलावर हुआ है और मौजूदा हुकूमत इसका मुकाबला करने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि शहबाज शरीफ साहब वतन वापस लौट आएँ और कौम को मुत्तहिद करें, फिर कौम और शहबाज शरीफ मिलकर कोरोना को शिकस्त दें। लेकिन हुआ क्या? शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आते ही ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी। शहबाज शरीफ साहब कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली क्या बनाते? उन्होंने तो ये बताना शुरू कर दिया कि दर्जी शेरवानी तैयार कर चुका था, बटन वगैरह भी लगा दिए गए थे, शेरवानी की मैचिंग की टोपी भी बना दी गई थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सूट तैयार था। लेकिन जब शहबाज शरीफ को मालूम हुआ कि दर्जी ने जो शेरवानी तैयार की है वो तो उनके साइज़ की है ही नहीं, बल्कि शेरवानी का साइज़ बड़ा था और वो इमरान खान साहब को फिट आ गया, इसलिए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते रह गए। ये किस्सा सुनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब किसी पैगाम के मुंतज़िर दिखाई दिए, लेकिन वो पैगाम भी मिला नहीं और अपोजिशन के पुरज़ोर मुतालबे पर कोरोना से मुतालिक इजलास पार्लियामान में बुलाया गया, जो अवाम के पैसों पर ही किया गया, जो शहबाज शरीफ साहब सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना से लड़ने पाकिस्तान आए थे। उन्होंने इजलास में ये कहकर आने से माजरत कर ली कि वहाँ तो कोरोना है, मैं नहीं जाऊँगा। चलिए, बात यहीं ख़त्म हो जाती तो ठीक था। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया, उस पर उनका क्या कहना था ज़रा ये भी देख लीजिए। क्या कहूँ मैं से, ये था शहबाज शरीफ साहब का अज़्म, कह लें अज़्म, ये था उनका हौसला। जब भी लंदन से पाकिस्तान आए, कौम के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म किया तो कौम के लिए जान भी चली जाए लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहने का वादा किया तो कौम के लिए। और फिर जब इम्तिहान का वक्त आया तो कुछ इस तरह की खबरें शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक दिखाई दी, सुनाई दी। आप ज़रा देखिए और सुनिए।
इस वक्त शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां पर न सिर्फ पुलिस की नफरी मौजूद है बल्कि नैब अफसरान भी यहां पर पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए ये तमाम लोग यहां पहुंचे हैं या फिर उनसे वो जवाब लिए जाने हैं जो कि आज उनसे पूछे गए थे और जिसके जवाब देने के लिए वो पेश नहीं हुए थे। उन्होंने जवाब अपने नुमाइंदे के जरिए दाखिल ज़रूर कराया लेकिन वो खुद पेश नहीं हुए। ये मनाजिर जो आप नाजरीन देख रहे हैं, ये रिहाइशगाह के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर नैब की टीम अंदर दाखिल हो गई और पुलिस की जो भारी नफरी है उसने रास्ते को बंद कर दिया है। अब कोई रिहाइशगाह के अंदर कोई भी लीगी रहनुमा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने तमाम लीगी रहनुमाओं को बाहर ही रोक दिया है। और जिस तरह नाज़रीन आपको बता रहे हैं बार बार कि अभी ये ज़राई कहते हैं कि शहबाज शरीफ रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है और वो सुबह 9 बजे से रिहाइशगाह से रवाना हो चुके थे ज़राई के मुताबिक। और शहबाज शरीफ रिहाइशगाह के पिछले गेट से रवाना हुए और अभी नैब की टीम वहाँ मौजूद है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। ये वो नीडर शहबाज शरीफ साहब हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जान भी देने को तैयार थे, ऐसा वो खुद कहते हैं। आपने भी सुना होगा। नैब ने 5 बार बुलाया, एक बार भी पेश ना हुए। कोरोना से लड़ने आए थे लेकिन नैब में जवाब जमा कराया कि मेरी उम्र 69 साल है, कैंसर का मरीज़ हूँ, नैब की पेशी पर नहीं आ सकता। जब नैब वालों ने कहा कि हम आपके घर आ जाते हैं तो ऐसे फ़रार हुए कि किसी के हाथ ना आए, किसी को ना मिले, कहीं पता ही ना चल सका कि इस मुल्क में शहबाज शरीफ नाम का कोई बंदा है भी या नहीं। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 30 सालों से शहबाज शरीफ इसी तरह कौम से वादे कर रहे हैं और इसी तरह अपने वादे वफा कर रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए तो आपका जूता मेरा सर कहने वाले शहबाज शरीफ अपने मुकदमे का दिफा करने से भी कतरा रहे हैं। कौन से मुल्क में ऐसा होता है, आज मैं पूछती हूँ, कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि मुल्जिम स्काइप पर बैठकर सवालों के जवाब दे? कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो उस पर करप्शन का इल्ज़ाम हो, उससे तहकीकात की जानी हो और वो ये मुतालिबा करे, वो ये डिमांड रखे कि भाई मैं एसी की ठंडी हवा में बैठकर एक चाय का कप साथ रखकर स्काइप पर आकर जिन सवालों के जवाब हो सका वो दूंगा, जो सवाल समझ नहीं आएंगे जवाब मैं नहीं दूंगा। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर स्काइप पर शहबाज शरीफ साहब नैब को मुतमईन ना कर पाते तो फिर क्या होता? तब नैब कहता कि आकर ख़ुद गिरफ्तारी दें। तो क्या शहबाज शरीफ ऐसा करते? क्या करते ऐसा? शहबाज शरीफ साहब 69 साल के कैंसर के मरीज़ हैं लेकिन रेड पड़ने पर ऐसे भागे जैसे हिरन शेर को देखकर भागता है, घोड़ा गोली की आवाज़ सुनकर भागता है। अगर स्काइप पर ये तहकीकात होते तो शहबाज शरीफ का कोई अता पता मिलता? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। अभी भी वो नहीं मालूम कौन सी ऐसी या जगह पर रूपोश हैं कि सब हैरान हो चुके हैं। रेड पड़ने पर शहबाज शरीफ साहब जितने एक्टिव हुए, काश 30 सालों में इतने एक्टिव हो जाते तो ये नौबत ना आती। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो किया वो कोई नया काम नहीं है। शहबाज शरीफ के बड़े भाई यही करते आए हैं और बड़ों से फिर छोटे सीखते हैं, ज़ाहिरी बात है। और घर में जब बड़े सिखाने वाले हैं तो फिर छोटे तो सीखेंगे। पनामा केस में नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ का लहजा, उनका हौसला, उनका इरादा क्या था, कुछ याद आया नाज़रीन आपको? ज़रा देखिए। आपने सिर्फ कागज पे मोहर नहीं लगानी, आपने पाकिस्तान के मुकद्दर पर मोहर लगानी है और इंशाअल्लाह शेर पर मोहर लगाएंगे तो अल्लाह इस कौम की तकदीर बदलेगा। आप नवाज शरीफ का साथ दोगे, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ भी देंगे। इतना जुल्म होता रहा पिछले 70 साल से आपके साथ, इंशाअल्लाह अब ये जुल्म बंद हो जाएगा। यही वो वोट को इज्जत दो है जो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बावकार मुल्क बनाएगा, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ाएगा। और अगर हमने दुनिया में इज्जत कमानी है तो अपने लोगों को पहले इज्जत देनी होगी, वोट को इज्जत देनी होगी। और अगर ये समझते हैं कि वोट के को इज्जत दो वालों को जेलों में भरना है तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। एक हम है, एक मुस्लिम लीग नून है। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से और इस पार्टी के कारकुन हैं जो अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देखते। ये भी वो शख्सियत हैं जो कभी नेल्सन मंडेला कहलाना पसंद करते हैं, कभी तैयब उर्दगान। नून लीग ता हयात कायद मोहतरम
मियाँ नवाज शरीफ साहब हर बार हुकूमत में आने से पहले अपने लोगों को ये यकीन दिलाते रहे कि कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ अपने लोगों के दरमियान रहेगा, कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ अपने अवाम को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि छोड़कर नहीं भागेगा। नवाज शरीफ अपने वोटर्स को उनके हुकूक दिला कर रहेगा, भागेगा कहीं नहीं। और फिर पूरी कौम ने देखा कि कौम का ये अजीम रहनुमा, कौम का ये जमहूरी लीडर, कौम का ये बेमिसाल सरमाया एक बार पूरी फैमिली के साथ डील करके खुशी खुशी अपने वोटर्स, कारकुनों, साथियों को छोड़कर बैरून मुल्क भाग गया, फरार हो गया। दोबारा वापसी हुई, फिर हुकूमत में आए। तीसरी बार हुकूमत में आने के बाद भी कौम के लिए कुछ ना कर सके, नाअहल हुए और नाअहल होकर सड़कों पर निकल आए। जज, अदालत, इदारों सबको गालियां निकाली, जी भर के गालियां निकाली। लोगों से फिर वादे किए कि नवाज शरीफ का साथ दो, नवाज शरीफ अपने लोगों के साथ रहकर जिद्दोजहद करेगा, नवाज शरीफ को वोट दो, नवाज शरीफ हर मुश्किल में अपने अवाम के शाना बशाना खड़ा होगा, नवाज शरीफ की बात सुनो, नवाज शरीफ आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन फिर पूरी कौम ने एक बार फिर देखा कि तारीख ने खुद को कैसे दोहराया। यही नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने के लिए लंदन जाने की जिद करने लगा। यही नवाज शरीफ लंदन जाने की ख्वाहिश में इतने बीमार हो गए कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गए। यही नवाज शरीफ अपने बच्चों से लंदन में मिलने के लिए इतने बेताब हो गए कि किसी भी वक्त इनको कुछ भी हो सकता था। यही नवाज शरीफ ऐसे बीमार हुए कि इनकी बीमारी का वाहिद इलाज लंदन की हवाखोरी थी, सिर्फ लंदन। यही नवाज शरीफ जो ये उम्मीद करते थे कि कौम इनके हर जलसे में शिरकत करे, वोटर इनकी हर बात को मिनवान तस्लीम करे। यही नवाज शरीफ साहब जो इस बार पाकिस्तान में वोट को हर हालत में बहाल करने पर बाजिद थे, आज क्या कर रहे हैं? तस्वीर चलाइएगा ज़रा, ये तस्वीर ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये हैं 22 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ अफराद के दिलों की धड़कन। जाहिर बात है ना, 22 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ के दिलों की धड़कन, इनका बस चले 26 करोड़ कहते हैं, जितने लोग भी नहीं है उससे ज्यादा दिलों की धड़कन नवाज शरीफ साहब। ये है वो शख्सियत जो पाकिस्तान में थे तो अनटचेबल कहलाते थे। ये 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। इतनी आवाम की तादाद नहीं होगी जितने दिलों की धड़कन ये नवाज शरीफ साहब होंगे। ये वही हैं जिन्होंने कौम से लाखों वादे किए, ये वही हैं जिन्होंने कई कस्में खाई, ये वही हैं जिन्होंने चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए तमाम इदारों को गालियां दी। ये वही जमहूरी शख्सियत है जिनके सियासी वालिद ज़ियाउल हक हैं। ये वही हैं, ये उस अजीम ऑपोजिशन लीडर के भाई हैं जिनके अब्बू बहुत गरीब थे और उनके अब्बू बहुत अमीर थे। ये वही हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में अपने ज़राए दिखाए थे और अदालत में अरबों की जायदाद का वाहिद सबूत एक कतरी खत दिखाया। ये वही हैं जो पाकिस्तान में थे तो दर्जन गाड़ियों के साथ बाहर चहलकदमी के लिए निकलते थे। ये वही हैं जो मुल्क की हर इमारत, हर सड़क को गिरवी रखवाकर कौम को वोट को इज्जत देने का टास्क देकर लंदन में बैठकर लॉकडाउन में नरमी के बाद कॉफ़ी पी रहे हैं। ये वही हैं जिन्हें वोट को इज्जत देनी थी, हर हाल में देनी थी। मुझे हैरानी है अब इनके कारकुनों पर, इन पे मुझे हैरानी नहीं है, इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इतनी बार आजमाए हुए से अब क्या उम्मीद? मुझे हैरानी है इनके कारकुनों पर, मुझे हैरानी है इनके वोटर पर, मुझे हैरानी है इनके हमदर्दों पर। किस मुंह से ऐसे अफराद खुद को रहनुमा कहते हैं और कहलवाते हैं? रहनुमा तो वो होते हैं जो अपने लोगों के दरमियान रहते हैं। कभी अपने लोगों को छोड़ के भी भागता है कोई रहनुमा? रहनुमा तो वो होते हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करते हैं, सबसे पहले खड़े होकर मुकाबला करते हैं। बाकियों की बारी बाद में आती है, मुश्किल पहले उन पर आती है, फिर दूसरों पर आती है बाद में। वो दूसरों पर मुश्किल आने से बचाते हैं, कहते हैं सफ़े अव्वल में हम खड़े होंगे, बाद में बाकी। ये रहनुमा तो वो होते हैं जो अपनी कौम के शाना बशाना खड़े होते हैं। रहनुमा तो वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद अपने लोगों का बेहतर मुस्तकबिल होता है। रहनुमा तो वो होते हैं जो अपनी संगीन बीमारी को छुपाकर कौम को वतन दे जाते हैं। ऐसे लोग नहीं जो बीमारी का ड्रामा रचाकर बाहर लंदन में कॉफ़ी के मज़े उड़ाते हैं। रहनुमा तो वो होते हैं जो कौमी मुफाद पर समझौता नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। रहनुमा तो वो होते हैं जो डील पर भरोसा नहीं करते। रहनुमा वो होते हैं जो किसी भी कुर्बानी के लिए सबसे पहले खुद आगे आते हैं। रहनुमा वो होते हैं जो जेल भी जमा मर्दी से काटते हैं, ना कि उनके घरों पर छापे मारे जाएं और वो सीढ़ी लगाकर पतली गली से निकल जाएं। सिर्फ दावों से
माइक तोड़ने से, जज्बाती तकरीरों से, ज़बानी जमा खर्च से कोई कौम का लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। लीडर बनने के लिए मुश्किल तरीन वक्त से गुजरना पड़ता है। आप लोगों को जब मुश्किल वक्त आया, आपने मुड़कर पाकिस्तान की जानिब ना देखा ही नहीं। अगर लीडर थे तो वोट की इज्जत की खातिर रहते पाकिस्तान में, लड़ते इस निज़ाम के खिलाफ, दिलाते वोट को इज्जत, ज़बानी जमा खर्च नहीं, प्रैक्टिकली दिलाते वोट को इज्जत, रहते लोगों के दरमियान, फिर बातें करते इतनी बड़ी बड़ी। इंतखाबात में शिकस्त के बाद ऐसे बीमार होकर बाहर ना जाते आप जिसकी तहकीकात के मुतालबे हों। 30 से ज़ायद साल, मजाक नहीं होता, 3 डेकेड्स। मुल्क आज भी बदहाल। कौन है जिम्मेदार? चलें ये छोड़िए, ये बताइए कि आप कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि कौम ने तो आपको वोट दिया था और आपके मुताबिक कौम ने आपको मुंतखब किया था। पंजाब की वजारत आला पर शरीफ, मुल्क की वजारत उज़्मा पर शरीफ, अदालतों को गालियां निकालने वाला शरीफ, इदारों पर इल्जामात लगाने वाला शरीफ, मुल्क को गिरवी रखने वाला शरीफ, 30,000 अरब का कर्जा लेने वाला शरीफ, सरकारी इदारों को कंगाल करने वाला शरीफ, आलू 5 रुपए किलो बेचने वाला शरीफ, PIA के साथ स्टील मिल को फ्री में देने वाला शरीफ, अरबों की करप्शन के मुकदमे में लाओ लश्कर के साथ अदालत में आने वाला शरीफ, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान बनते बनते रह जाने वाला शरीफ, लंदन के शॉपिंग मॉल में प्लेटलेट्स खरीदने वाला शरीफ। ये सारे शरीफ हैं, तो फिर करप्ट और चोर कैसे होंगे? अल्लाह जानता। यहाँ लूँगी ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करूँगी इदलिब में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की। वेलकम बैक नाजरीन। शाम के सूबे इदलिब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर मुसलमान के दिल को खून के आंसू रुला दिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मज़ार पर दहशतगर्दों ने हमला करके उसे ना सिर्फ तबाह किया बल्कि उनके मज़ार में दफन उनका और दीगर अफराद के जस्ते खाकी को भी निकाल कर अपने साथ ले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दिल खराश वाक़या पेश आने के बाद सोशल मीडिया पर मजहबी तौर पर एक ऐसी बहस चल पड़ी जो कि यकीनी तौर पे अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। ये मुतनाज़ बहस करने वाले आखिर हैं कौन, और बजाय इसकी मजम्मत करने के इल्ज़ामात का सिलसिला क्यों शुरू हो गया, इल्ज़ामात लगाने पर क्यों आगे, और इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? इस पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है अलामा अमीन शहीदी साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बहुत सीनियर मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अलामा साहब ज्वाइन करने के लिए। अलामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हम इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो जो बहस करने वाले लोग हैं, इल्ज़ामात की जिन्होंने बुछाड़ शुरू कर दी कुछ सोचे समझे बगैर, उनको ज़रा आगाज़ में आप हज़रत उमर की शख्सियत, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत के बारे में बताइएगा। बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वाकई बड़े हसास लेकिन इंतहाई अहम मौजू पर यह प्रोग्राम रखा है। देखिए, उमवियों के दौर में एक ही ऐसा खलीफा गुज़रा है जिसकी शोहरत जो है आज तक तमाम मुसलमानों के दरमियान बड़ी मुस्बत है। उनका एहतराम बहुत ज़्यादा है और उस एहतराम की वजह उनकी वो जो 2 साला हुकूमत है, वो हुकूमत है जिसमें उन्होंने मुख्तसर होने के बावजूद अदल और इंसाफ के क़याम के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, अहलुल बैत पर होने वाले मज़ालिम के इज़ाले के लिए हर वो कोशिश की जो एक खलीफा कर सकता था। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत इस एतबार से तमाम मुसलमान मकातिब के दरमियान मुसल्लमा भी है, इंतहाई काबिल एहतराम भी है, और उनका नाम इसलिए तमाम तारीख़ों में, तमाम जिन जिन मसालिक या जिन जिन मुअर्रिखीन ने तारीख़ लिखी है, उन सब के यहाँ इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ उनको देखा जाता है। उन्होंने वो सिलसिला जो अहलुल बैत के हवाले से या अमीरुल मोमिनीन खलीफे राशिद के हवाले से जो उमवियों के दौर में शुरू हुआ था, गालम गलोच का, सब व शतम का, उसको उन्होंने रोका था, कोई और नहीं रोक सका था। उन्होंने मस्जिदों के मेहराबों में होने वाले सब व शतम और गालियों को तब्दील करके लोगों को अखलाक और दीन की तरफ बुलाया था।
उन्होंने आके अहलुल बैत पर होने वाले जुल्म का इजाला किया और उन ज़्यादतियों का इजाला किया और उनको हत्तल इम्कान कोशिश की कि अहलुल बैत से जो जो चीज़ें लूटी गई उनको वापस दिलाया जाए। तो ये वही खलीफा हैं जिनको इन्हीं उनके आदिलाना इक़दामात की वजह से बाद में जहर देकर शहीद कर दिया गया। यही वजह है कि उनकी कब्र उमवियों में वाहिद कब्र है जिस पर मकबरा बना, जिसका एहतराम था। तमाम मसालिक के लोग वहाँ पर जाया करते थे और उनके लिए दुआ किया करते थे, उनके लिए कुरान खानी किया करते थे। अब 1500 साल पुराना वाक़या है, तकरीबन 1250-1300 साल पुराना, लेकिन उसके बावजूद इन 1350 या 1250 सालों में जितने बाकी हुक्मरान थे उनके कबूर का कहीं पर नामो निशान नहीं है, लेकिन इनका निशान भी बाकी है, इनके कब्र की अलामात भी बाकी हैं, उस पर गुंबद भी है, बारगाह भी है, लोग एहतराम और अकीदत की निगाह से उनको देखते भी हैं। ये उनके उन्हीं 2 साला कारनामों की वजह से है और उन्होंने जो आदिलाना निज़ाम कायम करने की कोशिश की, जुल्म का खात्मा करने की कोशिश की, उसकी वजह से। और इस एतबार से शिया और सुन्नी दोनों के दरमियान ये इंतहाई मुक़्तदिर, काबिल एहतराम, लायक तहसीन और काबिल तारीफ़ शख्सियत हैं। अब आते हैं उनके दूसरे पहलू की तरफ। पहले तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि गुज़श्ता तकरीबन 150 सालों के दरमियान एक फ़िक्र उठी है आलम इस्लाम में, जिसमें शिद्दत है, जिसमें इंतहा पसंदी है, जो जिंदू को तो मारते ही हैं काफिर करार देकर, लेकिन कबूर, अहले कबूर, औलियाउल्लाह और मज़ारात को भी वो छोड़ते नहीं हैं और हमेशा उनको निशाना बनाते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल अभी 8 शव्वाल की तारीख़ गुज़री है। 8 शव्वाल जन्नतुल बकी के इन्हदाम की तारीख़ है, जहाँ पर नबी करीम के अज़ीज़ तरीन साथी असहाब भी, अहलुल बैत भी, उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी और उनके बच्चे भी मदफून थे। उन तमाम कबूर को ढाया गया और इसको इन्हदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से आज भी शिया सुन्नी तमाम मुसलमान मनाते हैं। इसको भी तकरीबन ये 1925 की बात है। 1925 से लेकर अब तक ये जो शिद्दत पसंद फ़िक्र है, इस फ़िक्र को जहाँ कहीं पनपने का मौका मिला उन्होंने ये इक़दामात ज़रूर किए। अब उसकी ताज़ा तरीन मिसाल इन्हीं गुज़श्ता 1 दहाई के अंदर आपको सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, ख़ुद सऊदी अरब के बाज़ हिस्सों में, इराक़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी आपको ज़िंदा मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान में ये जो तमाम मज़ारात को तबाह किया गया, ख़ुदकुश हमले किए गए, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को शहीद किया गया, उसके पीछे वही शिद्दत पसंदाना फ़िक्र कार फरमा थी कि ज़िंदा लोगों को तो मारो ही मारो, लेकिन कबूर को भी न बख्शो, औलियाउल्लाह के कबूर के एहतराम और उसके तक़द्दुस को भी पामाल करो। किस उन्वान से? शिर्क के उन्वान से, शिर्क का इल्ज़ाम लगाकर। यही चीज़ आपको सीरिया में नज़र आती है। जब दाइश ने सीरिया में सर उठाया तो उन्होंने जहाँ जहाँ कब्ज़ा किया वहाँ वहाँ औलियाउल्लाह के मज़ारात गिरा दिए, इन बुज़ुर्गों के कबूर को मुनहदिम किया। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो उन्होंने हज़रत खालिद इब्न वलीद के मज़ार और मस्जिद को बम से उड़ाया और तबाह और बर्बाद कर दिया। उन्हीं ने, अगर आप सिफ़ीन में देखें तो वहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ तरीन साथी हज़रत अम्मार इब्न यासिर की बहुत बड़ी बारगाह थी, उसको चारों तरफ से बम रख कर उड़ाया, उड़ाने के बाद मुनहदिम करके उसकी सीडीज़ जो है पूरी दुनिया में चला दी। उन्हीं ने हज़रत हुज्र इब्न उदय जैसी शख्सियत की कब्र को मुनहदिम करके उनकी कब्र को खोदा, लाश निकाल कर गायब कर दिया और पूरी दुनिया में वो तस्वीरें और वो वीडियोज़ वायरल हुई। ये दाइश की उसी फ़िक्र का नतीजा था जो तकरीबन कोई 150 साल पहले हमारे इस खित्ते में शुरू हुई और उसके असरात आज तक हत्ता बरसगीर पाको हिंद में, अफ़गानिस्तान में और इसी तरह से बाकी इर्द गिर्द के ममालिक में भी मौजूद है। अब ये जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या हुआ है, ये आज का नहीं है, ये है तकरीबन 29 जनवरी 2020 का। 29 जनवरी 2020 को इस इदलिब के उस इलाके में जहाँ पर इन दाइशियों का कब्ज़ा था, वहाँ पर फोर्सेस और उनके दरमियान जंग हुई और वहाँ से इनको भागना पड़ गया। जब ये लोग वहाँ से छोड़ के भागे तो उसके बाद जब ये
इलाका सरकारी फोर्सेस के हाथ में आया तो इन्होंने वहाँ की वीडियोस और तस्वीरें वायरल की और उस पर लिखा कि इन लोगों ने इस इलाके में इन बुज़ुर्गों के साथ क्या सलूक किया, इन मज़ारात के साथ क्या सलूक किया। वो मज़ार ज़ाहिर है वहाँ पर जो था वो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का मज़ार था। 4 महीने गुजर गए, इन 4 महीनों में बिल्कुल खामोशी थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। अचानक इस हफ्ते में एक आवाज़ तुर्की से उठती है, एक आवाज़ कहीं और से उठती है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस शिद्दत पसंदाना फ़िक्र को फ़रोग़ देना चाहते हैं और फ़िरक़वाराना मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं, वो उठकर पूरी दुनिया के अंदर एक ही टाइम में मुनज़्ज़म अंदाज में एक प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में अब आप देख रहे हैं कि अभी कोयटा का जो वाक़या हुआ वो उसी का मैं समझता हूँ कि उसके असरात हैं। अगर पारा चिनार में देखें उसके असरात हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या हुआ है उसके असरात हैं, आज भी कोयटा के अंदर वाक़या हुआ है उसके असरात हैं। ये जो शिद्दत पसंदाना फ़िक्र है जिसमें जलाओ घेराव उसका हिस्सा है, कत्ल और टारगेट किलिंग उसका हिस्सा है, बम धमाका उसका हिस्सा है, और मज़ारात को उड़ाना उसका हिस्सा है, ये पूरा एक पैकेज है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोपेगेंडों के ज़रिए से जब फ़ज़ा बना दी जाती है तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा होते हैं, हुकूमत भी थ्रेट महसूस करती है। लेकिन मुझे नहीं पता कब तक हुकूमत इस तरह के अनासिर को बर्दाश्त करती रहेगी। जब हुकूमत के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ से ये आवाज़ शुरू हुई। को सुनाना चाह रही थी इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मुझे बताइएगा, अब इसमें एक और हम चीज़ शामिल कर देते हैं ना, प्रोपेगेंडा की आपने बात की, अब ये जो नफरत अंगेज बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, इसके बारे में भी यकीनी तौर पे आप खुल के बात करना चाहेंगे। ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इनके बारे में ज़रा बताइएगा। और ऐसे अनासिर जैसे कि आपने भी कहा कि इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, ऐसे अनासिर जो बगैर तस्दीक के किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं अलामा साहब, उनके खिलाफ एक्शन लेने में देर क्यों होती है, वजह क्या है? बिल्कुल हमारी बहुत बड़ी मुश्किल है ये इस मुआशरे के अंदर। अगर आपको याद हो गुज़श्ता 30-40 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़वाराना रुझानात को फ़रोग़ देने के लिए जो ग्रुप्स वजूद में आए वो अभी ख़त्म तो नहीं हुए, वो मौजूद हैं। उन्हें जब कभी मिलता है मौका इस तरह के इक़दामात के ज़रिए से दोबारा नफ़रत की चिंगारियाँ पैदा करके माशरे के अंदर आग लगाने की तैयारी करते हैं। फोर्सेस देख रही हैं, इदारे देख रहे हैं, हमारे इदारों के पास, हमारी फोर्सेस के पास इस तरह के आलात मौजूद हैं कि वो ये पता लगा सकें कि पहली ट्वीट या पहला मैसेज या पहली वीडियो किसने शुरू की, कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन उसके साथी थे और कहाँ कहाँ उसका रद्द-ए-अमल आया। बड़ी आसानी के साथ 1 घंटे के अंदर उसकी सारी रिपोर्ट सामने आ सकती है। गुज़श्ता इन 2 महीनों में कुछ अनासर ऐसे रहे जिन्होंने कोरोना के इस वाक़े की आड़ में भी ये कोशिश की कि इस तरह की फ़ज़ा बनाई जाए जिसमें आज़ादारी के हवाले से, मस्जिद के हवाले से, नमाज के हवाले से इस तरह की टकराव वाली फ़ज़ा पैदा की जा सके। एक ग्रोह ने ये कोशिश की कि किसी तरह से मुखालिफ अपने फ़िरक़े के मानने वालों को इश्ताल दिलाकर ऐसी फ़ज़ा पैदा की जाए जिससे दोबारा उस तरह की जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की फ़ज़ा थी इस माशरे के अंदर, उस तरह की फ़ज़ा पैदा हो। लेकिन वो नाकाम रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख़्याल है इस मामले में गवर्नमेंट को बग़ैर किसी रू रियायत के इस तरह के तमाम अनासिर पर हाथ डालना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी फ़िरक़े से हो, किसी गुरोह से हो, किसी मुल्क के एजेंडे पर काम कर रहे हों। ऐसे लोग जो फितना फैलाकर झूठ के ज़रिए से माशरे में बेगुनाह, इनोसेंट लेकिन सादलो मुसलमानों के अकायद और उनके दीन का इस्तेहसाल करके अपने मजमूम और नापाक मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो असल मुजरिम है। वो नहीं है जो गोली चलाता है, वो नहीं है जो बम रखता है, वो है जो उसको बम रखने के लिए अंदर से तैयार करता है, गोली चलाने के लिए अंदर से तैयार करता है। ये जो नफरत अंगेज मवाद है इसको रोकना मेरे ख्याल में सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं बारहा सरकारी मीटिंग्स में भी ये बात अर्ज कर चुका हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी है इसको रोकना। अल्लामा साहब आपने कहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वक्त की कमी है, मुझे आपका शक करना है। अच्छा जी, अब हमें जाना ब्रेक पे। ब्रेक से आने के बाद सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो अचानक लापता हुए उनकी गिरफ्तारी की 5 बड़ी वजूहात हमें बताएंगे। जो टॉम एंड जेरी वाला मंजरनामा बना, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, जानेंगे सदीक जान से शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब अचानक लापता हुए, उनकी गिरफ्तारी की 5 बड़ी वजूहात हैं जो आप बताने जा रहे हैं सदीक, और बाकायदा टॉम एंड जेरी जैसा एक मंजरनामा था जो देखने को मिला। अब इसके पीछे ये जो वजूहात हैं ये भी ज़रा बताइए, 5 बड़ी वजूहात जो बताइएगा कि नैब क्यों हर हाल में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहता है, और वो शहबाज शरीफ साहब जो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, माइक तोड़े बगैर बात नहीं करते हैं, वो इतने डरपोक हैं। देखें, एक तो ये है कि आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब छुपे हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि जो नून लीग नारा लगाती है ना कि डट जाएंगे लड़ जाएंगे, अब इनको अपना नारा तब्दील कर लेना चाहिए कि छुप जाएंगे भाग जाएंगे। क्या आप अंदाज़ा लगाएं ना, पहले आप देखें वोट को इज्जत की बात करते रहे, फिर जब वक्त आया तो फिर BWT को इज्जत दे दी इन्होंने, क्या किसको इज्जत देनी थी किसको इज्जत दे दी। तो अब भी आप ये देखें, कहते थे डट जाएंगे लड़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी बातें सुने बड़ी बड़ी, और आज देखें लाहौर आपके शहर में जो है वो छुप गए हैं। और नैब को भी देखें, एक तरह से खैर ठीक है कि नैब ने ये एक्सपोज हुए, लेकिन अगर यही कोई होता, आम कोई पाकिस्तानी होता, कोई आम शहरी होता, तो यकीन करें लाहौर के किसी भी थाने के एक थानेदार को आप कहते ना उसको लंबा डाल के और वो ले आता गाड़ी में। ये तो इतनी ट्रेनिंग है हमारे, ये शहबाज शरीफ साहब खुद पुलिस की और इदारों की ऐसी ट्रेनिंग करके गए हुए हैं कि ये तो जो है वो हामला ख़वातीन, मासूम ख़वातीन को गोलियों जबड़ों में गोलियां मारने से भी बाज नहीं आते जब ये अपनी पे आ जाएं तो। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब नहीं मिले, चलें बिल्कुल। लेकिन जो हमने बात करनी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही संगीन है, मामलात इतने सादा नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। मसला क्या है? मसला ये है कि इनके फ्रंटमैन पकड़े गए, इनके बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए, इनके जाली अकाउंट्स पकड़े गए, इनकी बेनामी कंपनीज पकड़ी गई, इनके फ्रंटमैन पकड़े गए, इनके CM पंजाब के ऑफिस के इस्तेमाल के सारे शवाहिद सामने आ गए, इनकी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल होती रही, इनके बेटे ने क्या खिलवाड़ किया, क्या किरदार था, कौन सा फ्रंटमैन पैसे लूट के और फिर उसके बाद इनके जो दामाद हैं उनके अकाउंट में भेज रहे थे, इनकी बीवियों के मकान और जायदादें कहाँ से बनती रहीं, और ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे करोड़ों रुपए के, जिनकी तनख्वाह जो है वो 18-18 हज़ार है। यानी जब आपने उनको तनख्वाह देनी होती है तो आप 18,000 देते हैं, लेकिन उन्हीं के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों की आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। फिर आप ये देखें, ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट से बाहर से पैसा आया पाकिस्तान, जिनका पासपोर्ट तो दूर की बात, शायद वो बेचारे लाहौर से भी बाहर कभी ना निकले हों, और उनके नाम पे बाहर से ट्रीटीज़ आ रही थी। मामला बहुत संगीन है। शहबाज शरीफ साहब को उम्मीद है कि कल उनको लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो ज़मानत मिल जाएगी और वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। गिरफ्तारी से वो बच सकते हैं, ख़तरा टल सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखें, आप अगर आसिफ अली जरदारी साहब का केस देखें या आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस देखें, वो तो मासूम लगने लग जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कस्में कुरान खाते थे, तो एक तो वही है ना कि ज़ाहिर है जो जितना जिसका मामलात होते हैं वो उतना ही कस्में कुरान ज़्यादा उठाता है कि मैं बड़ा शरीफ हूँ। और शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते थे एक धेले की करप्शन, ये कर दें वो कर दें तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि ये 1 साल से तकरीबन ये केस और ये मामला चल रहे हैं। मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम करती हैं, आपकी मीडिया पे, ख़बरों पे, करंट अफेयर्स पे, सब चीज़ों पे नज़र होती है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो शवाहिद शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखे हैं, मुझे किसी एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम का जवाब बता दें जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया हो। सवाल कुछ करो, जवाब कुछ आता है। हमने जी एटमी धमाके कर दिए, हमने मोटरवे बना दी। सदीक, मैं भी पहले सेगमेंट में यही डिस्कस कर रही थी कि ऐसा किस मुल्क में होता है सदीक जान कि जहाँ पे एक आपसे तहकीकात की जा रही है एक इदारे में, आप कहते हैं स्काइप में, उस इदारे में नहीं जाऊँगा, मैं जाके जवाब नहीं दूंगा सवालों के, स्काइप पर आऊँगा, अपनी मर्जी के टाइम पर आऊँगा, AC ऑन होगा मेरे कमरे का, ठंडी हवा आ रही होगी, हाथ में चाय का कॉफ़ी का कप पकड़ूंगा, अपनी मर्जी के सवाल का जवाब दूंगा, जो सवाल समझ नहीं आएगा उसको जवाब दिए बगैर आगे निकल जाऊँगा। ऐसा किसी मुल्क में होता है सदीक जान? हमारे मुल्क में होता है। देखिए, किसी मुल्क में नहीं होता। हम प्राइवेट सिटीज़न हो के, और आज हमारे जो बॉस है रज़ा साहब, उन्होंने कहा नहीं जी स्टूडियो आना है, हमने कहा हम आपके खादिम, हम आपके नौकर। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खादिम आला, वो सरकारी ख़जाना आपके पास था भाई, हज़ारों अरब आपने खर्च किए हैं, आपके बेटों के असासे बढ़ गए, आपकी जायदादें बढ़ गई, आप और आपसे जब पूछा जाता है कि सब क्या वजह क्या है, आप कहते हैं जी 10 भैंसें। वो सोशल मीडिया पर एक बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि पहले ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अब ये बात पता चली है कि एक कामयाब मर्द के पीछे 10 भैंसें भी हो सकती हैं। तो बात यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं। आप पंजाब के मतलब बगैर बिला शिरकत गैर आप देखें, आपके पास इतना लंबा अरसा इक़्तिदार रहा,
1000 अरब NFC वार्ड के 18वीं तरमीम का क्या फ़ायदा हुआ? यही फ़ायदा हुआ ना कि 1000 अरब इनको दे दें और उसके बाद हम इनसे पूछ नहीं सकते। आप पूछेंगे तो जमहूरियत बेचारी खतरे में आ जाएगी। इतनी नाजुक, इतनी मासूम है हमारी जमहूरियत कि ज़रा सी बातों पे खतरे में आ जाती है। अगर ये इतनी नाजुक है तो ये कोरोना से तो बिल्कुल भी ये जमहूरियत नहीं बच पाएगी जितनी हमारी जमहूरियत मासूम, नाजुक मिजाज बताई जाती है। शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना पड़ेगा। शवाहिद, सबूत, दस्तावेजात मौजूद हैं। इस बार उनका बचना जो है वो मुझे तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। खतरा टल सकता है, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब को इन चीजों का या वो जवाब देंगे जान के इनका बचना आपको मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। तो ये जुमला मुझे जरा याद है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जो डॉन बने फिरते हैं और आप कह रहे हैं इनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये जो डॉन बने फिरते हैं जरा एंड में बता दीजिएगा। फिर इतने आप डॉन बने फिरते हैं, इतने आप बहादुर हैं, आप इतने अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मेरी तो जान भी चली जाए, इमरान खान का मुकाबला करूंगा, जितने भी केसेस एक ढेले की करप्शन साबित कर दे, मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, माइक भी तोड़ देते हैं। गिरफ्तारी क्यों ना दी बहादुर साहब ने? लास्ट कॉमेंट। बस वो ये नाम के बहादुर हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर चले गए हैं सारे मामला तय करके? जेल में नहीं रह सकते। इनकी बहादुरी बस जब तक ये इक़्तिदार में होते हैं इनकी बहादुरी तब तक होती है। इक़्तिदार से बाहर कुछ करके तो दिखाएं, अपोजिशन में कुछ भी नहीं करते। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।